हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपका टीजीटी पंजाबी का जो पेपर हुआ था 13 तारीख को, 13/10/2024 यानी कि 10वें महीने में जो हुआ था, हम 11वें महीने में कर रहे हैं इसे। तो इसके आपके आंसर की आ गई थी, इसका मैथ का पोर्शन हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका पहला ही क्वेश्चन है वही डीएसएसबी ने गलत दे रखा है, मेरी कोई गलती नहीं है, पहला ही क्वेश्चन है जो डीएसएसबी की तरफ से गलत दिया हुआ है। पता नहीं कैसा पेपर सेट करते हैं, पहले ही क्वेश्चन गलत दे देते हैं, मोरल वही डाउन हो जाए, 2 मिनट ही खराब हो जाएंगे तो वैसे फिर पेपर खराब हो जाता है। क्वेश्चन में आपको पढ़ के समझा देता हूँ कि कैसे गलत है। आप निकालना चाहे अपनी तरफ से निकाल के देख सकते हैं, पर वो ये क्वेश्चन गलत ही है क्योंकि इसने क्या कहा है, एक गोले की त्रिज्या एक छोटे गोले की त्रिज्या से 26 सेंटीमीटर अधिक है। जस्ट सपोज कर लो कि एक ये गोला है, एक ये गोला बड़ा वाला है। मेरे से कह रहा है अगर इसकी त्रिज्या जो है वो आर है तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी, r+26 होगी, ठीक है। आगे उसने स्टेटमेंट दी, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से 2 to 8 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, ठीक है। इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या बोला, बड़े गोले का व्यास ज्ञात करो। अगर मैं इस गोले का व्यास की बात करूं तो डायमीटर जो होता है वो 2r होता है, और यहाँ पे जो r की वैल्यू कितनी है, r प्लस में 26 है, यानी कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में r प्लस में 26 इसका डायमीटर होगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो है डायमीटर जो है 2r प्लस में 52 होगा, यानी कि 52 सेंटीमीटर से बड़ा ही हमारा जो ऑप्शन होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। और ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो सारे ही आपके वो छोटे दिए हुए हैं, ठीक है। अगर किसी को करेक्ट करना है तो मुझे करेक्ट कर सकता है, कमेंट सेक्शन ओपन है, क्या पता मैं गलत रीड कर रहा हूँ, पर मैं श्योर हूं अपनी तरफ से कि ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो 2r प्लस में 52 आएगा, और रेडियस जो है वो भी आपकी नेगेटिव में नहीं आती है, ठीक है। रेडियस हुआ डायमीटर हुआ ये आपके नेगेटिव में होते नहीं है, नेगेटिव होंगे तो वॉल्यूम्स वगैरह कैसे निकालोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है x की क्यूब इज इक्वल टू 2744, तो x का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पे आपको देखो अगर क्यूब याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीधा आंसर लगा लोगे। नहीं, आपको नहीं याद है तो आप इकाई के अंक से जा सकते हो। जैसे कि अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 का इकाई का अंक जो है वो 2 है, यूनिट डिजिट 2 है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि क्यूब में जो पहला डिजिट आएगा वो 8 आएगा। तो यहाँ पे तो 4 है तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया। इसी तरीके से 13 का देखो तो डिजिट कितना 3 है, क्यूब पे जाएंगे तो 3 3 होती 27, यानी कि यूनिट डिजिट 7 आएगा। यहाँ पे 4 है तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। 5 वाले का तो 5 ही आएगा तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया। हमारा आंसर कितना हो गया, 14 हो गया। मैं उम्मीद करूंगा 10 तक तो आपको क्यूब याद ही हो, 14 तक याद हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर यूनिट डिजिट पे चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वन सेक, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचता है, विक्रय मूल्य 396 की अगर वृद्धि कर देता है तो लाभ जो है वो 19% हो जाता है। नई क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि यहाँ पे तो 6% का लॉस हो रहा था, फिर यहाँ पे जब वो 19% का यहाँ पे हानि कर रहा है, यानी कि यहाँ से प्राइस बढ़ा के यहाँ पे बेच रहा है तो 19% की हानि हो रही है। कितना प्राइस बढ़ा के बेच रहा है, 396 रुपीज, यानी कि हमारा 19 प्लस में 66, यानी कि 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25% की वैल्यू 396 हो जाएगी। 25% की वैल्यू हमारी 396 हो जाएगी। अब मैं देखता हूं कि क्वेश्चन ने पूछा क्या, मेरे से क्रय मूल्य पूछा, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, तो सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 चौक 24 का 4, 2 हासिल, 9 चौक 36 और 37 38 का 8, 3 हासिल, और 4 दिया 12 और 3 15, यानी कि 1584 रुपए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 0.9 की मल्टीप्लाई 3 बार है, माइनस में 0.09 की मल्टीप्लाई 3 बार है, और डिवाइड में दे रखा है आपको 999 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो आपसे इसका आंसर पूछा है, तो इसका आंसर दो तरीके से आप निकाल सकते हो। एक तरीका तो आप लोग लगा लोगे, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप a की क्यूब माइनस में b की क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा, ठीक है, और नीचे डिवाइड कर देंगे। एक तो तरीका ये हो गया। एक तरीका हम एक काम करते हैं, इसको यहीं से काटने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डिजिट जो है वो सिमिलर सी दिख रही है, तो मैंने यहाँ पे 9 से काटा तो मेरे को यहाँ पे पता चला कि 0.1 की क्यूब बच जाएगा।
भाई 9 कट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये 0.01 की क्यूब बच जाएगा। अगर मैं इन दोनों को उठा के इनकी क्यूब करता हूं तो मेरे को यहां से मिलेगा 0.001। ठीक बात है, 3 के बाद दशमलव आ गया, माइनस इसमें से हो जाएगा 0.0000, क्योंकि 2 अंक है और क्यूब होगी तो 6 अंक हो जाएंगे। तो 4 हो गए, 5 और 1, यानी कि इसमें से मेरे को बस इसको घटाना है। यानी कि मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आएगा 9 9 और 999। हाँ जी, 0, हाँ 999, और यहाँ पे फिर बचेगा 000, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यानी कि आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे तो 4 जीरो है तो ये कट हो गया, यहाँ पे 1 जीरो है ये कट हो गया, यहाँ पे 2 जीरो है ये कट हो गया, हमें कितनी चाहिए, 3 जीरो चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद वैसे भी आप देख के भी कर सकते थे, यहाँ पे ही आपकी 6 डिजिट बन रही है, यहाँ पे 4 डिजिट बन रही है तो ये नहीं होने वाला, यहाँ पे 3 4 बन रही है ये नहीं होने वाला, यहाँ सॉरी 5 बन रही है, यहाँ पे 7 डिजिट बन रही है तो ये भी नहीं होने वाला, तो हमारा 6 डिजिट वाला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, किसी संख्या का 30% का 1% का संख्या में कितना प्रतिशत होगा। संख्या में प्रतिशत का मतलब है प्रतिशत का, क्योंकि हम क्या करते हैं, परसेंटेज का निशान लगाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। अगर मेरे से नंबर में प्रतिशत पूछ रहा है तो बस मुझे डिवाइडेड बाय 100 नहीं करना, यानी कि मेरे को क्या करना, 30% परसेंट इसका निशान हटा लिया, मल्टीप्लाई 1/100, यानी कि इसका परसेंट का निशान हटा लिया। अब इसको काट लेते हैं, काटेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंट निकालने के लिए। हाँ जी, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 0.3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं, हमें इस 1% के निशान को नहीं हटाना था, यानी कि हमको 30/100 मल्टीप्लाई में 1% निकालना था बस सीधा, तो ये हमारा 0.3% हो गया। ठीक है, ये नंबर्स में हो गया, वरना बाकी आपका कितना आया था, 30% आया था। ठीक है, 3%, सॉरी 3% आपका आंसर आया था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पाइप ए किसी खाली टैंक को 44 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसे अकेले 77 घंटे में भर सकता है। एक साथ संचालित करने पर आधा टैंक कितने समय में भरेंगे, यानी कि पूरे काम का आधा ही काम करवाना है हमें उससे। ए जो है वो खाली टैंक को 44 घंटे में भर रहा है, बी जो है वो टैंक को 77 आवर्स में भर रहा है। मैं एलसीएम लूंगा तो मेरा आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 हमारा आ जाएगा। ये यानी कि 7 काम करेगा, ये कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। ठीक है, एलसीएम तो आप समझ गए हो कैसे लिया है। अगर ये 7 काम करेगा, ये 4 काम करेगा, और टोटल काम हमारा, टोटल वर्क का हाफ जो है वो हमको करवाना है, तो यानी कि 11 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1/2 हमको काम करवाना है। ठीक है, लेकिन ये एक दिन में कितना काम कर रही है, एक दिन में 11 काम कर रहे हैं, तो 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 दूनी 14, यानी कि 14 डेज जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 329 की एक राशि 13, 4 और 7 के अनुपात में विभाजित की गई। विभाजन में सबसे बड़े व छोटे हिस्से के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। एक सेकेंड में पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, 328 रुपए की राशि 3 लोगों में विभाजित करी गई, किस रेशो में, 13:4:7 में। ठीक है, विभाजन में सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर पूछा है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, सॉरी इन दोनों के बीच का अंतर है। मैं यहाँ पे देखूं तो रेशो के हिसाब से ये अंतर जो है वो आपका 9 का बैठेगा, लेकिन मेरी राशि तो 328 है, मेरे हिसाब से राशि कितनी है, 14 और 3 17 और 7, यानी कि 24 की वैल्यू जो है वो मेरे पास 328 है। और मेरी 24 की वैल्यू हमारी 328 है, मेरे को 9 की वैल्यू चाहिए, तो कर लेते हैं 328 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 9। 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3, यानी कि 123 हमारा यहाँ पे अंतर आ जाएगा किसका, छोटे और बड़े हिस्से का, सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से का। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, एक कक्षा में 13 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 52 है, प्रत्येक विद्यार्थी के अंक 2 गुने कर दिए जाएं तो नया औसत क्या होगा।
प्रत्येक विद्यार्थी के अंक दुगने करने का मतलब है यानी कि हर नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा है, नंबर के साथ क्या कर रहा है, नंबर के साथ मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा है। तो ये वही हमें एंड रिजल्ट के साथ करना है। एंड रिजल्ट कितना था, पहले 52 था, तो एंड रिजल्ट के साथ कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अब जो नया औसत आएगा वो 104 आ जाएगा। जो भी आपका नंबर के साथ चल रहा हो वही आपको उसके किसके साथ करना है, वही आपको उसके रिजल्ट के साथ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक कॉस्मेटिक उत्पादन 10% की छूट अंकित, एक कॉस्मेटिक उत्पाद 10% की छूट अंकित मूल्य पर उपलब्ध है, यानी कि अगर उसका अंकित मूल्य 100% है तो वो जो सेल हो रहा है वो 90% पे हो रहा है। यदि एक दुकानदार 1953 रुपए में लेता है तो इसका अंकित मूल्य बताओ, यानी कि 90% की वैल्यू मेरे को कितनी दे दी, 1953। 1953 मेरे को अंकित मूल्य वो दे दी, क्या बोलते हैं, सीपी दे दिया दुकानदार का, तो मेरे से अंकित मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 1953 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 100 हमारा, यहाँ से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, यानी कि 2170 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं, किसी में समझाने लायक होगा मैं उसे पकड़ के भी समझाऊंगा। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% बचाता है, यदि उसका व्यय 800 रुपए है, यदि उसका व्यय 800 रुपए है तो उसकी आय बताओ। हमें पता है इनकम जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। मेरे को यहाँ पे सेविंग दी हुई है, मेरे को यहाँ पे परसेंट में आपका इनकम दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं परसेंट में इनकम को 100% मानता हूं तो इसने बोला आय 20% है, 80% आएगा जो है वो बचाता है, यानी कि सेव कर रहा है 80%, यानी कि सेव कर रहा है 80%, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना होगा इसका, यानी कि व्यय कितना होगा, व्यय इसका होगा 20%। मेरे से क्या पूछा, मेरे से सीधा आय पूछ लिया, यानी कि 80% की वैल्यू मेरे को 800 रुपए दे दी है, तो 100% की वैल्यू यहाँ पे, एक सेकेंड, सेविंग करता है और व्यय जो है वो उसका 800 है। मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया, मेरे को यहाँ पे 80% की वैल्यू नहीं दी हुई, मेरे को यहाँ पे 20% की वैल्यू जो है वो 800 रुपए दी हुई है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं यहाँ सीधा सीधा बोलूंगा 800 जो है वो 20% की वैल्यू है, तो मेरे को 100% की निकालनी है। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 20 से 5 बार जाएगा, 8 पंजे 40, यानी कि 4000 रुपए उसकी क्या हो जाएगी, उसकी आय हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। एक ट्रेन ए स्टेशन एम से 9:45 पर निकलती है, एएम पर निकलती है, उसी दिन 4:45 पीएम पर स्टेशन एन पर पहुंच जाती है। मैं स्टेशन बना लेता हूं, ऊपर बना लूं, ऊपर बना लेते हैं भाई। एक एम है और एक एन है, यहां से 9:45 एएम पे ट्रेन निकली, ठीक है, और यहाँ पे 4:45 पीएम पर पहुंच गई, यानी कि अप्रोक्स में देखूं तो घंटे कितने बनेंगे, 9 10 ही मान लेते हैं, 10 4 10 6 घंटे, 7 घंटे लग गए इसे, 7 आवर्स में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। ट्रेन बी स्टेशन एन से निकलती है, ये तो ट्रेन इधर की तरफ चल रही थी, ये ट्रेन एन से निकल रही है तो एम की तरफ को चलेगी, निकलती है उसी दिन 4:45 पीएम पर एम पर पहुंच जाती है। इधर से निकलती है कितने बजे, 11:45 पर, और यहाँ पर पहुंच जाती है 4:45 पर, यानी कि अगर मैं इसके टाइम की बात करूं 11:45 पे निकल रही है, 4:45 पे पहुंच रही है, 12 ही मान लेते हो तो 4 और 1 5 घंटे इसको लग रहे हैं, 5 घंटे इसको लग रहे हैं, यानी कि इसके चलने के 2 घंटे के बाद ये निकली थी इधर से। मेरे से ए और बी के मिलने का समय पूछा हुआ है, मैंने बोला भैया एक ट्रेन जो है, अगर पहली वाली को मैं ए बोला ही हुआ इसने, दूसरी वाली को बी तो बोलूंगा भैया 7 घंटे में तो ये ट्रेवल कर लेती है, 5 घंटे में ये ट्रेवल कर लेती है, यानी कि ये 1 घंटे में 5 ट्रेवल करेगी, ये 1 घंटे में 7 ट्रेवल करेगी, ये टाइम है, ये डिस्टेंस बोल दो। ठीक है, ये 1 घंटे में कितना ट्रेवल करेगी, यानी कि वर्क बोल दो या डिस्टेंस बोल दो, जो भी बोलना वो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 5 करेगी, ये 7 करेगी, लेकिन 35 थोड़ी ना डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस तो अलग है, क्योंकि ये तो 2 घंटे फालतू चली है, ये 2 घंटे फालतू चली है, अगर मैं टोटल को 35 मान रहा हूं तो ये क्योंकि 5 की स्पीड से चल रही है, तो ये 2 घंटे फालतू चल के 10 तो इसने कवर कर लिया, ये हिस्सा तो कवर हो गया। अब यहाँ पे 11:45 बज गए हैं, ये 9:45 पे चली थी, तो ये 11:45 पे कहीं यहाँ पे पहुंच गई होगी, जस्ट अज्यूम कर लो
11:45 पे यहाँ पे चल गई, यहाँ पहुंच गई होगी। अब ये चली इधर की तरफ को, ये चली इस टाइम पे इधर की तरफ को, यानी कि अब जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसे अगर मैं कितना मान लूं, उसे अगर मैं 35 में से घटा दूं तो 35 माइनस में 10 बचेगा, यानी कि 25 डिस्टेंस बचेगा इनके बीच का। 25 डिस्टेंस को इन्हें ट्रेवल करना है 1 घंटे में, 7 और 5 12 ट्रेवल करते हैं, 12 ट्रेवल करते हैं। तो कितने घंटे में पूरा ट्रेवल कर लेंगे, क्योंकि एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो स्पीड जो है वो आपकी प्लस हो जाएगी। इसकी 5 स्पीड, इसकी 7 स्पीड प्लस होकर कितनी हो जाएगी, 12 स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 2 घंटे तो पूरे हो गए। 1/12 बचेगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12 मल्टीप्लाई बाई 60 कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, यानी कि 5 मिनट ये हो जाएगा। यानी कि 2 घंटे 5 मिनट के बाद ये जो ट्रेन है वो आपस में मिल जाएंगी। किस टाइम के, 11:45 के, क्योंकि हमने यहाँ पे एक साथ चलानी स्टार्ट करी है। तो 11:45 प्लस में 2.05 इज इक्वल टू कितने बच जाएंगे हमारे, 11 और 2 1, 1:50 पे जो दोनों ट्रेन है ये पीएम पर आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया होगा दोबारा कमेंट कर देना, मैं दोबारा एक बार समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास व तिर्यक ऊंचाई 14 और 25 है। लंबवृत्तीय शंकु है जी, लंबवृत्तीय शंकु, तो लंबवृत्तीय शंकु बना लेते हैं। ये लंबवृत्तीय शंकु हो गया जी हमारा। लंबवृत्तीय शंकु और शंकु में कोई अंतर नहीं होता, शंकु एक्चुअल में लंबवृत्तीय ही होता है। ठीक है, दूसरी कोई फिगर नहीं होती उसकी। इसकी तिर्यक ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 14, यानी कि इसकी 7 जो है रेडियस हो जाएगी, तो 7 रेडियस हो गई। तिर्यक ऊंचाई कितनी हो गई, 25 हो गई। दिए गए शंकु का आयतन बताओ। आयतन जो होता है शंकु का वो हमारा कितना होता है, वो हमारा होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, मेरे को यहाँ पे हाइट चाहिए, मेरे को तो यहाँ पे l दी हुई है, मेरे को यहाँ पे l दी हुई है, मेरे को यहाँ पे r दी हुई है। और हाँ जी, आपने अगर ट्रिपलेट पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा ये जो है वो एक ट्रिपलेट का ही पार्ट है। 7 24 25 की हमारी ट्रिपलेट होती है। और जो लंबवृत्तीय शंकु होता है उसका मतलब ये है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो अगर ये 25 है या 7 है तो ये अपने आप ऑटोमेटिक 24 हो जाएगी। अगर ये 24 हो जाएगी तो ये हमारी h है। बस हमें तीनों चीजें मिल गई, r भी हमें पता है, h भी हमें पता है, तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं। 1/3 हो जाएगा, पाई की वैल्यू हम 22/7 डाल देते हैं, r स्क्वायर यानी कि 7 × 7 हो जाएगा, और h की वैल्यू हमने 24 निकाल ली। 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 8 24, 8 7 56 दूनी, 56 दूनी कितना हो जाएगा 112 मल्टीप्लाई में 11, और इसकी हो जाएगी हमारी 2 3 2 1, मानने की 1232 हमारा यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, क्लास छोटी बनेगी मुझे लग रहा है। अपने पढ़ाने के तरीके पे सोल्व करा दी मुझे लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 77 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है। ठीक है भैया, यहाँ लिख लेते हैं 2.5 आवर्स में 77 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यदि वह चाल को 28 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, 28 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो यहाँ पे 28 जोड़ देंगे सीधा सीधा। 7 दूनी 14, 1 15 का 5, 1 हासिल, 7 2 और 1 10, 108 किलोमीटर प्रति घंटा अगर वो चलाए तो अगले घंटे में गंतव्य पर पहुंच जाता है। तो भाई साहब अगले घंटे में गंतव्य पर भी पहुंच रहे हैं। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अगले घंटे में पहुंच जाते हैं, यानी कि इस दूरी को उसने 1 घंटे तक चला, इतनी स्पीड से वो 1 घंटे तक चला। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो भैया 2.5 घंटे तो ये चल गया 77 की स्पीड से, प्लस में 1 घंटे चल गया 105 की स्पीड से, 105 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारा इतना आ गया। लेकिन इसने तो मेरे से औसत चाल पूछ ली। अब एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड हमारी होगी कितने, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हमें कितना लगा है 3.5 आवर्स, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3.5 से डिवाइड कर देता हूँ।
अगर मैं 3.5 से डिवाइड करूंगा तो मैं एक अगर कैलकुलेशन का तरीका आपको समझाऊं तो क्या आप लोग समझेंगे? मैंने देखा यहाँ पे भैया, मेरे को देखो बीच में प्लस का निशान है, तो हम ऐसा तो नहीं है कि इसमें काट दें इसमें छोड़ दें, इसमें काट दें इसमें छोड़ दें, हमें दोनों संख्याओं को काटना पड़ेगा पूरी तरीके से। मैंने इस पॉइंट को हटाया, यहाँ पे पॉइंट हट गया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, समझना थोड़ा सा। अब मैंने बोला भैया मैं बोलूंगा 35 पूरा कट रहा है, भाई 7 से यहाँ 7 को काट देते हैं, 5 को यहाँ 5 काट देते हैं, और 35 तिया पे ये पूरा कट हो जाएगा। अब हमें दोनों 35 से इस वाले इक्वेशन को भी काटना पड़ेगा, इस वाले इक्वेशन को भी, तब हमारा काम चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वरना आप नॉर्मल तरीके से भी कर लेना, आप अपने नॉर्मल तरीके से कर लेना, ये चीज समझ में ना आए। 11 पंजे 55 प्लस में 10 तिया 30 यानी कि 85 किलोमीटर पर आवर जो है एवरेज स्पीड आ जाएगी आप लोगों की। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। नितिन ने 2 वॉशिंग मशीनें प्रत्येक 1260 रुपए में बेची। पहली पर 20% का लाभ, दूसरी पर 28% की हानि हुई, यानी कि यहाँ पे 20% प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर 28% की हानि हुई है। क्या बोला? प्रत्येक को 1260 रुपए में बेचा, यानी कि एसपी जो है वो हमारा इस केस में क्या है? सेम है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है एसपी सेम है या सीपी सेम है। सीपी सेम है फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन एसपी सेम है फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे रेशो मेथड पे जाना पड़ेगा। भाई 20% का लाभ है, 20% को हम बोलेंगे 1/5, और लाभ है तो ये हो जाएगा हमारा 6/5। 28% को हम क्या बोलते हैं? 4 से काटेंगे तो 7/25, और क्योंकि हमारी हानि हुई है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 18/25। हाँ जी, 18/25, यानी कि पहली चीज जो 5 की थी वो 6 में बिक गई, दूसरी चीज जो 25 की थी वो हमने 18 में बेच दी। समझ पा रहे हैं? ये हमारा एसपी है रेशो में, ये हमारा सीपी है रेशो में, ये हमारा एसपी है दूसरी वस्तु का रेशो में, और ये हमारा सीपी है। लेकिन कंडीशन क्या है कि एसपी दोनों जगह सेम है, तो हमें ये एसपी और ये एसपी दोनों जगह सेम करना है। तो मैंने बोला इसको अगर मैं 18 बनाता हूं तो यहाँ पे मैं 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों में 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 18 और ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 18 एसपी हो गया, यहाँ पे भी 18 एसपी हो गया, दोनों जगह हो गया सेम। तो मेरे से बोला दोनों वॉशिंग मशीनों की कुल लागत बताओ। मैंने बोला इसकी लागत 15 है, इसकी लागत 25 है, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस जो है हमारा वो हमारा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। हमें 1260 दिया प्रत्येक की कीमत, यानी कि 18 की कीमत, क्योंकि प्रत्येक का सेलिंग प्राइस 18 हमारे हिसाब से, इसके हिसाब से 1260 है। और हमें 40 निकालना, 40 निकाल देते हैं। 1260 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 40। इससे काटेंगे 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 पंजे 9, 9 पंजे 45, 9 9 9 एकम 9, 9 चौक 36, सॉरी 9 एकम 9, 9 चौक 36, 140, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे 20 बार जाएगा, 14 दूनी 28, यानी कि 2800 रुपए हमारा यहाँ पे टोटल सीपी आ जाएगा। किसका? दोनों वॉशिंग मशीनों का। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक 10% साधारण ब्याज की दर से 1300 रुपए का मिश्रधन 2340 हो जाए। 1300 रुपए का मिश्रधन 2340 होने का मतलब ये है कि 140 रुपए तो इसे ब्याज के रूप में मिल गया, 140 रुपए से ब्याज के रूप में मिल गया। लेकिन भैया इसको तो 1 साल में कम ब्याज मिल रहा होगा, यानी कि ये हमारा इंटरेस्ट है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू इंटरेस्ट के। अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या पता करना है? मेरे को यहाँ पे टाइम पता करना है, बाकी सब चीजें नीचे आ जाएंगी, यानी कि 1040 डिवाइडेड बाई 1300 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है हमारा 10, और मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा हमारा 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, 13 से काटेंगे तो इसे 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 ईयर्स हमारा यहाँ पे टाइम निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होगा। 15 के बाद 16 चलते हैं। 16 में दिया हुआ है महीनों के दौरान जीवन बीमा कवर की सदस्यता हमें दी हुई है।
सितंबर में V में इतने, W में इतने, X में इतने, Y में इतने, पढ़ लेना एक बार। सितंबर और नवंबर के बीच स्कीम V की सदस्यता, स्कीम V की सदस्यता किसमें? सितंबर में और नवंबर में। नवंबर का ये नवंबर में अंतर बताओ, सिंपल सा है। 200 में से 45 को घटाएंगे, कितना जाएगा? 155 आ जाएगा। हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 आपका खत्म। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। PQR एक कार्यक्रम से 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा ठीक है क्वेश्चन है। एक सेकंड, हाँ जी। PQR एक कार्य को क्रम से 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। भैया 10 में कर सकता है, 12 में कर सकता है, 15 में कर सकता है। यदि Q हर चौथे दिन P और R की सहायता करता है। ये जो क्वेश्चन है, ये यहीं पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि Q जो है वो हर चौथे दिन काम कर रहा है, डेली काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो मैं वर्क निकाल लेता हूँ। मैंने बोला भाई PQR है, यहाँ निकाल लेते हैं। P है, Q है, R है। ये 10 में कर सकता है, ये 12 में कर सकता है, ये 15 में कर सकता है। मैंने बोला एलसीएम आ जाएगा हमारा 30। तो ये 3 काम कर रहा होगा एक दिन में, ये 12 60 आएगा, सॉरी 60 आएगा। 6 और ये 5 काम कर सकता है और ये 4 काम कर सकता है, यानी कि ये 6 काम करेगा एक दिन में, 5 करेगा, ये 4 करेगा। आगे इसने बोला Q जो है वो चौथे दिन काम करता है, यानी कि P और R जो है, P और R, P प्लस में R जो कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 11 काम कर रहे हैं। तो 3 दिन तक तो पूरा काम करा, यानी कि 33 काम करा। प्लस में चौथे दिन क्या हुआ? प्लस में चौथे दिन R भी आ गया। R आ गया तो PQR हो गई। और PQR मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 4 10, 6 4 10 5 15, 15 काम कर रहे हैं। यानी कि चौथे दिन जो होगा कितना काम हो जाएगा? 4 दिनों में टोटल कितना काम हो जाएगा? 5 और 3 8 और 3 और 1 4, 4 दिनों में 48 काम हो गया। अब बचा कितना काम है? रिमेनिंग वर्क कितना है? 60 काम था, 60 में से 48 हो गया, यानी कि 12 काम बच गया। 12 काम बच गया। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, ठीक तो है। 8 दिन के सारा। यदि Q को, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया। Q की सहायता में P और R आते हैं। पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। ओहो, दैट वाज डिस्गस्टिंग। एक सेकंड देना। जगह कम पड़ती है ना, इस वजह से मिटाना पड़ता है। तो अरे तो थिकनेस भी ज्यादा है। एक सेकंड, हाँ जी। तो क्या हुआ कि इसको इग्नोर करो, ठीक है भाई। क्यों काम कर रहा है 3 दिन तक? 3 दिन तक क्यों काम कर रहा है? तो कितना काम कर रहा है? 5 के हिसाब से 15 काम कर रहा है। 15 काम कर रहा है, 15 काम कर रहा है। अब वो चौथे दिन क्या हो रहा है? P प्लस Q प्लस R काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 6 प्लस 4 प्लस 5, यानी कि 15 काम कर रहे हैं। यानी कि 4 दिनों में कुल मिला के 30 काम वर्क हो रहा है। 30 काम हो रहा है तो 60 को करने में कितना टाइम लगेगा भाई? 60 को करने में 4 दिन में अगर 30 हो रहा है तो 60 को होने में कितना लगेगा? दुगना टाइम लगेगा, यानी कि 8 डेज लगेंगे। यही हमसे पूछा है, यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है? बड़ा ही हो गया थिकनेस, एक सेकंड। हाँ अच्छा तो लगता है यार थिकनेस बढ़ा के वैसे। यदि y के मूलधन पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2% वार्षिक, क्या पढ़ रहा हूँ, एक सेकंड। यदि y रुपए के मूलधन पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 2% वार्षिक ब्याज की दर 2 वर्षों में प्राप्त होने पर 808 रुपए हो जाती है, तो कुल देय मिश्र धन बताओ। यानी कि मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट दे दिया है, कितना है? 808 है। ये क्या है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। रेट कितनी है? 2% है। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए मेरे हिसाब से, वैसे क्लास लिए बहुत दिन हो गए। A प्लस बी प्लस माइनस A मल्टीप्लाई B बाई 100।
ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो अगर मैं उसके हिसाब से यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा तो 2 2 4 प्लस में 2 दूनी 4 और नीचे से 0 लगेंगी तो ये हमारा आ जाएगा 0.04, यानी कि मेरा 2 साल का जो इंटरेस्ट है 4.04 यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी ही वैल्यू मेरे को यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में 808 दिए। मेरे से मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन कितना होगा भाई, मिश्रधन यानी कि अमाउंट कितना होता है हमारा, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल मेरा 100%, इंटरेस्ट मेरा 404%, ठीक है 404%, यानी कि ये कितना हो जाएगा 104.04 मेरे को यहाँ पे निकालना है, तो निकाल देते हैं 808 बटे में 4.04 मल्टीप्लाई में 104.04, ये परसेंट है। पॉइंट से अगर पॉइंट काट दूं मैं और इसको मैं 2 से काट दूं तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 808 और 02, यानी कि 20808 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 3 संख्याओं का औसत 20 है, 2 संख्याओं का 11 और 26 है, उनमें से तीसरी संख्या ज्ञात करो। 3 संख्याओं का औसत 20 है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको होमवर्क में दे देते हैं, क्वेश्चन को एक आधे को होमवर्क में देना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। PQR 3 भाई साहब है और PQR प्रकार की प्रत्येक वस्तु का मूल्य दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है 280, यानी कि P जो है एक वस्तु 280 की है, Q जो है वो 185 की है, R जो है वो 110 की है। रघु 6160 रुपए की प्रत्येक प्रकार की वस्तु 3-2-5 के अनुपात में खरीदता है। Q प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी गई, ठीक है। 6160 टोटल उसने रुपए इन्वेस्ट करे, टोटल मनी जो थी उसके पास वो इतनी थी। P प्रकार की उसने 3 वस्तुएं ली, Q प्रकार की 2 वस्तुएं ली और R प्रकार की 3 वस्तुएं ली। रेशो मैं मान लेता हूं 280 रुपए में 3 वस्तुएं अगर इसने खरीदी होंगी तो इसने 840 रुपए तो यहाँ खर्च कर दिए होंगे। 185 के हिसाब से 2 वस्तुएं खरीदी होंगी तो 18 दूनी 36, यानी कि 370 रुपए यहाँ खर्च कर दिए होंगे। 110 के हिसाब से 5 खरीदेगा तो 550 यहाँ पे खर्च कर दिए होंगे। अगर इसी रेशो के हिसाब से ये चीजें खरीदता तो ये टोटल कितने रुपए खर्च कर देता, टोटल ये 1760 रुपए खर्च कर देता। लेकिन इसने करे तो इतने, तो मैंने बोला भैया 1760 जो है 160 की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग कितना मान सकते हैं। तो इसने क्यू प्रकार की वस्तुएं पूछी ना मेरे से, तो मैं इसको निकाल ही लेता हूँ। 1760 की वैल्यू 6160 है, तो मेरे को 2 की निकालनी है बस। 6160 डिवाइडेड बाई 1760 मल्टीप्लाई बाई 2। 1 0 से 1 0 काट देते, 2 से काटेंगे तो 2 8 16 और 2 8 16 और 8 से काटेंगे तो 8 7 56, 8 7 56, हाँ 8 7 56, 8 7 56, यानी कि 7 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएंगी, क्यू की वस्तुएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और टीजीटी पंजाबी का पेपर आपका कंप्लीट हो गया, धीरे धीरे करके मैं और पेपर डाल दूंगा अभी जो लास्ट मंथ के जो हुए थे, और बाकी आप लोगों से 1-2 दिन में जब भी मुलाकात होगी होती रहेगी, ठीक है। धन्यवाद।